पहले के समय में खाना मट्टी के चूल्हे पर बनता था, जिसकी बात ही कुछ और होती थी। लेकिन आजकल तो गैस का जमाना आ गया है। मट्टी के चूल्हे पर भला कौन खाना बनाता है, लेकिन जो मजबूर हैं वह क्या करें। ऐसी ही कुछ कहानी है गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की शारदा की। वैसे तो शारदा देखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन गरीबी के कारण वह ज्यादा नहीं पढ़ पाई थी। फिर भी वह बहुत ही समझदार थी। उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। तब एक दिन, अजी सुनते हो जी, शारदा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब आपको उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। और हमने तो अपनी जिंदगी भले ही गरीबी में गुजार दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी शारदा की शादी अमीर घर में हो जाए, जिससे हमारी बेटी को एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि शारदा की शादी किसी अमीर घर में करवा पाऊं, ताकि शारदा की आगे की जिंदगी आराम से गुजर सके। थोड़े दिनों की कोशिश के बाद शारदा की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। उसके पति का नाम राजेश था। वह अपने बड़े भाई मनोज के साथ मिलकर अपना फैमिली बिजनेस चलाता था। शारदा की सास शांति देवी एक बहुत अच्छी स्वभाव की महिला थी। शादी के अगले दिन उन्होंने शारदा को समझाते हुए कहा, देखो छोटी बहू, मुझे पता है तुम गरीब परिवार से आई हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो तुम्हारे घर में क्या होता था और क्या नहीं, अब तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अब तुम्हें इस घर के रिवाज को अच्छी तरह से समझना होगा। हमारे यहाँ हर रोज दोपहर और रात को 10 तरह के पकवान बनते हैं। तुम्हें वह सब तरह का खाना बनाना होगा। क्या तुम 10 तरह के पकवान बना सकती हो? जी माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं सब कर लूंगी। ठीक है छोटी बहू, बाकी तुम्हें जो पूछना हो अपनी जेठानी रमीला से पूछ लेना। भाभी, आज खाने में हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग नहीं शारदा, अब सब कुछ तुम्हें करना है। मैं बहुत खाना बना चुकी, अब से खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये लिस्ट लो और काम पे लग जाओ। लेकिन भाभी, मैं गैस पर खाना नहीं बना सकती, क्योंकि मैंने कभी गैस पर खाना बनाया ही नहीं है। मेरे यहाँ तो मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल होता है। देखो भाई, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। यह कहकर रमीला वहां से चली गई। इसके बाद शारदा ने गैस पर खाना बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर की कोशिश के बाद उसे सब कुछ समझ में आ गया और उसने बहुत ही जल्दी बहुत सारा खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया। ये देखकर शांति देवी बहुत खुश हुई और कहने लगी, अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत जल्दी खाना बना दिया। बड़ी बहू तो बहुत देर लगाती थी, और तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने में से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट है। अब लग रहा है तुम्हें इस घर की बहू बनाकर मैंने बहुत अच्छा काम किया है। शांति देवी और राजेश शारदा के बनाए हुए खाने की तारीफ करने लगे। ये देखकर शारदा को बहुत खुशी हुई। वह सोचने लगी, ईश्वर की कृपा से उसके नसीब का ताला खुल गया और अब उसके जीवन में सुख और खुशी का आगमन हो गया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि नियति को तो कुछ और ही मंजूर है। इसीलिए उसके जेठानी रमीला शारदा की तारीफ सुनकर मन ही मन कुढ़ रही थी। बहुत तारीफ कर रही है बुढ़िया, बस एक बार इस बुढ़िया की मौत हो जाए, उसके बाद तो मेरी मौज ही मौज है। तब मैं इस शारदा की बच्ची को अच्छा मजा चखाऊंगी। ऐसे ही काफी समय बीत गया। एक दिन अचानक शांति देवी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। काफी इलाज के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और अस्पताल में ही शांति देवी की मृत्यु हो गई। रमीला और मनोज तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वह दोनों प्रॉपर्टी और बिजनेस के नकली कागजात पहले से ही तैयार करके बैठे हुए थे। इसलिए शारदा के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद मनोज ने राजेश से कहा, राजेश, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, माँ ने मरने से पहले सब कुछ मेरे और रमीला के नाम लिख दिया है, इसलिए अब से ये घर और बिजनेस सब कुछ मेरा और रमीला का है। तुम्हें इन सब को छोड़कर जाना होगा। लेकिन भैया,
माँ ने तो कभी मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं। देखो राजेश, ये सब मुझे नहीं पता। तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और तब मनोज ने अपने कमरे से एक एग्रीमेंट लाकर राजेश को दिखाते हुए कहा, ये देखो राजेश, माँ ने इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिख दिया है कि उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ रमीला और मनोज का होगा। लेकिन भैया, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि माँ बगैर मुझे बताए सब कुछ तुम्हारे और भाभी के नाम कर देंगी। मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हो, और ये जो वसीयतनामा आप दिखा रहे हो ये मुझे फर्जी लग रहा है। क्या कहा? तुम अपने बड़े भाई को झूठा बता रहे हो और माँ की बनवाई हुई इस वसीयत को भी झूठा बता रहे हो? तो ठीक है, अब तुम मेरे घर से तुरंत निकल जाओ, और यदि तुम सच्चे हो तो अपनी सच्चाई साबित करके मेरे से ये सब कुछ तुम वापस ले लेना। ये कहकर मनोज ने राजेश और शारदा को घर से निकाल दिया। राजेश और शारदा की समझ में आ नहीं रहा था कि ये उनके साथ क्या हो गया। शारदा, ये क्या हो गया? हम तो रास्ते पर आ गए, अब क्या होगा? और यदि हम केस करते हैं तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, लेकिन हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी तो सभी चीजों पर भैया भाभी ने कब्जा कर लिया। सुनिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। ईश्वर के यहाँ देर भले से है लेकिन अंधेर नहीं है। कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। लेकिन शारदा, ये सब कुछ कैसे ठीक होगा? अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आइए सबसे पहले हम मेरे माँ पापा के यहाँ चलते हैं, उसके बाद वहाँ बैठकर माँ पापा की सलाह से ही आगे के बारे में कुछ सोचेंगे। तब राजेश और शारदा दोनों शारदा के माता पिता के घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शारदा खाना बनाकर राजेश को देती है। खाना देखते ही राजेश की आश्चर्य से ठिकाना न रहा। अरे शारदा, इस खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन ऐसे दाल चावल तुम हमारे घर पर क्यों नहीं बनाती थी? जी दरअसल ये खाना मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ है और अपने यहाँ खाना गैस के चूल्हे पर बनता था। इस खाने में मिट्टी की सुगंध होने के कारण ये इतना स्वादिष्ट बनता है। अगले दिन शारदा के पिता ने राजेश को एक जगह नौकरी पर लगवा दिया। कुछ दिनों बाद राजेश के कहने पर शारदा ने घर के पास ही एक ढाबा खोल लिया। जैसे ही शारदा ने मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाना शुरू किया कि खाने की खुशबू सूंघकर वहां से निकलने वाले लोग वहां खाना खाने के लिए रुकने लगे और धीरे धीरे सब शारदा के हाथ के बने हुए खाने के दीवाने हो गए और शारदा का होटल बढ़िया चलने लगा। अब राजेश ने अपनी नौकरी छोड़कर शारदा के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में शारदा और राजेश ने ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और फिर जल्दी ही उनका ढाबा एक होटल में बदल गया। एक दिन मोहन नाम का वकील उनके खाने की तारीफ सुनकर उनके यहाँ खाना खाने आया और उनके खाने का दीवाना हो गया। अरे भाभी जी, आप खाने में ऐसा क्या डालती हो कि लोग खिंचे चले आते हैं? आपके हाथ का बनाया हुआ खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद राजेश, शारदा और मोहन काफी देर बातें करते रहे। बातों बातों में जैसे ही मोहन को शारदा और राजेश की कहानी पता चली, तब वह उनको समझाने लगा। अरे राजेश भाई, आपके भाई ने तो आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन यदि आप चाहें तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तब मोहन के कहने पर राजेश ने अपने भाई और भाभी पर केस कर दिया। राजेश की सच्चाई और मोहन की मेहनत से वह जीत गए। राजेश को अपने घर और व्यापार के साथ साथ उसका खोया हुआ सम्मान भी वापस मिल गया। मनोज और रमीला को झूठी वसीयत बनाने के जुर्म में जेल हो गई। जब पुलिस मनोज और रमीला को जेल ले जा रही थी, तब राजेश मनोज से कहने लगा, देखा भाई, मैंने अपनी सच्चाई से सब कुछ तुमसे वापस ले लिया, और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तब वह अपना व्यापार संभालने लगा और शारदा मिट्टी के चूल्हे वाला होटल संभालने लगी। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीचे दिए गए बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें।
देखते रहें, मस्त रहें। हिंदी कहानियों का आपका अपना YouTube चैनल हिंदी कहानियां अनलॉक।